जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आपका अमृत कलश पर। अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था कि देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में उच्च का हो जाना कैसा प्रभाव रखता है, क्योंकि कर्क राशि में आने के कारण बृहस्पति हंस नामक राजयोग बना रहा है और 12 वर्षों के बाद ये दिव्य अवसर आया है। लेकिन ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह बिना अंधेरे के अपनी पूर्णता प्राप्त नहीं करता है और इसीलिए 14 जुलाई 2026 को आकाश में एक ऐसी घटना घटेगी जो होती तो प्रतिवर्ष है, लेकिन इस बार उच्च गुरु के अस्त होने के कारण इसका प्रभाव अत्यंत ही असाधारण रूप से गहरा होगा। देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, वे सूर्य के इतने समीप आ जाएंगे कि उनका प्रकाश, उनकी शुभ ऊर्जा, उनका आशीर्वाद सूर्य की प्रचंड अग्नि में स्वाहा हो जाएगा। केवल 29 दिन, 14 जुलाई से 12 अगस्त तक 29 दिन जब आकाश में गुरु का दिव्य प्रकाश नहीं होगा। और इन 29 दिनों में जो सावधान रहेंगे वो बचेंगे, जो लापरवाही करेंगे वो पछताएंगे। आइए इन 29 दिनों का संपूर्ण रहस्य जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गुरु का अस्त होना क्या होता है। वैदिक ज्योतिष में जब कोई ग्रह सूर्य के 11 अंश के भीतर आ जाता है तो वह ग्रह सूर्य की किरणों में छिप जाता है, आकाश में दिखना बंद हो जाता है। इसी अवस्था को अस्त होना कहते हैं, कंबस्ट होना कहते हैं, तारा अस्त होना कहते हैं या ग्रह का अस्त होना कहते हैं। जैसे सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखना बंद हो जाता है, वैसे ही अस्त ग्रह सूर्य के प्रकाश में छिप जाता है। लेकिन केवल दिखना बंद नहीं होता, उस ग्रह की शुभ ऊर्जा, उस ग्रह का आशीर्वाद, उसकी कृपा, सब कुछ अस्थायी रूप से पूरी तरह क्षीण हो जाता है। वृद्ध पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर ने स्पष्ट कहा है कि अस्तो बलहीनश्च निर्फल है, अर्थात अस्त ग्रह बलहीन होता है और उसका फल निष्फल हो जाता है। गुरु, जो कि सभी ग्रहों के सबसे शुभ गुरु ग्रह माने जाते हैं, गुरु ज्ञान का, धर्म का, विवाह का, संतान का, धन का और भाग्य का कारक ग्रह है, तो गुरु जीव कारक होने के कारण जीवन शक्ति के प्रतीक भी माने जाते हैं। जब यही गुरु अस्त होते हैं तो जीवन के इन सभी क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा कवच वापस हट जाती है। और इस बार गुरु का अस्त होना कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि इस बार गुरु कर्क राशि में हैं, उच्च के हैं, अपनी सर्वोच्च शक्ति में हैं और इसी उच्च अवस्था में वे अस्त हो रहे हैं। यह विरोधाभास है। यह ज्योतिष का सबसे रोचक और सबसे गंभीर रहस्य है। जैसे एक महाराजा अपने सबसे भव्य महल में बैठे हों और अचानक से रोशनी बुझ जाए। राजा वही है, उसी महल में है, लेकिन उसका प्रकाश, उसकी दृश्यमान शक्ति अस्थायी रूप से छिप गई है। तो 7 काम जो इन 29 दिनों में बिल्कुल नहीं करने हैं, अब उनके विषय में विचार करते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, वे 7 काम जो इन 27 दिनों में भूल कर भी नहीं करने हैं। पहला कार्य, विवाह और सगाई से संबंधित कार्यों में इस समय को निषिद्ध किया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट विधान है कि गुरु अस्त काल में विवाह निषिद्ध है, क्योंकि विवाह संस्कार में गुरु का आशीर्वाद परम आवश्यक होता है। गुरु विवाह के कारक हैं। जब कारक ग्रह ही बलहीन हो तो उस काल में किया गया विवाह दाम्पत्य जीवन में निश्चित ही बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। तो इसीलिए 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच कोई भी शादी की तारीख न रखें, न सगाई करें, न रोका करें, न विवाह करें। दूसरा कार्य है गृह प्रवेश, नया घर, नई शुरुआत, नए सपने। लेकिन गुरु अस्त में गृह प्रवेश, गुरु ग्रह के भी कारक हैं, क्योंकि चौथे भाव के जो घर का
भूमिका और माता का भाव है। गुरु अस्त में किया गया गृह प्रवेश घर में अशांति, व्यय और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। यदि मकान बिल्डिंग दे रहा है तो पोजीशन ले लें, लेकिन गृह प्रवेश 12 अगस्त के बाद ही करें। तीसरा कार्य, नया व्यापार या दुकान का उद्घाटन। शुभ आरंभ हर व्यापारी चाहता है कि उसका नया काम शुभ मुहूर्त में हो। गुरु अस्त होने पर व्यापार और धन का भी कारक ग्रह होने के कारण इस काल में नए व्यापार की शुरुआत सीधे सीधे आर्थिक हानि और बाधाओं का संकेत है। नई दुकान, नया ऑफिस, नया स्टार्टअप सब 12 अगस्त के बाद कीजिए। नंबर 4, बड़े वित्तीय निर्णय और नए निवेश। एफएनओ में बड़े दांव, नई प्रॉपर्टी खरीदना, गोल्ड में एक मुश्त बड़ा निवेश, किसी नई कंपनी में बड़ी रकम लगाना, क्योंकि गुरु धन और समृद्धि के कारक हैं। अस्त गुरु के काल में बड़े वित्तीय निर्णय नुकसान का जोखिम बढ़ाते हैं। इसीलिए एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो। नियमित निवेश करते रहें, लेकिन नया बड़ा निवेश, एक मुश्त निवेश टाल दें। 5वां कार्य, उपनयन संस्कार, यजोपवीत संस्कार या अन्य मुख्य संस्कार। गुरु के अस्त होने पर जनेऊ संस्कार, यजोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, कुछ परंपराओं में ये सब संस्कार शास्त्र सम्मत नहीं माने जाते हैं, विशेष करके उपनयन, जहाँ गुरु और शिष्य का संबंध होता है। इसीलिए तो गुरु का उदित और बलि होना अनिवार्य है। 6वां कार्य, उच्च शिक्षा में प्रवेश और महत्वपूर्ण परीक्षाएं। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा या एडमिशन का निर्णय इस दौरान हो तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि गुरु ज्ञान और शिक्षा के कारक हैं। इस काल में मन में कन्फ्यूजन, निर्णय में अनिश्चितता बढ़ सकती है। परीक्षाएं दें, लेकिन रणनीति पहले से बना लें। नए कोर्स में दाखला यदि संभव हो तो थोड़े समय के लिए टाल दें। 7वां कार्य, धर्म गुरु से दीक्षा ग्रहण करना। गुरु दीक्षा यह आत्मा का सर्वोच्च संस्कार माना जाता है। किसी सतगुरु से मंत्र दीक्षा या साधना दीक्षा गुरु के अस्तकाल में लेना उचित नहीं माना जाता। जब देवगुरु स्वयं बलहीन हो तो गुरु शिष्य का पवित्र बंधन भी प्रभावित हो सकता है नकारात्मक रूप से। इसीलिए 12 अगस्त के बाद गुरु के उदय होते ही दीक्षा लें, तब तक उस दीक्षा का फल 100 गुना आपको प्राप्त होगा। इन 29 दिनों में क्या करें, अब ये सवाल है, क्योंकि गुरु अस्तकाल में केवल रोग का काल नहीं है, यह काल है भीतर की यात्रा का, यह काल है आत्मा के परिष्कार का, यह काल है उस ऊर्जा को जमा करने का जो गुरु उदय के बाद विस्फोट की तरह प्रकट होने वाली है। पहला कार्य, साधना और ध्यान। जब बाहरी प्रकाश कम हो जाए तो भीतर का प्रकाश खोलने का समय आता है। इन 29 दिनों में प्रतिदिन ध्यान करें, गुरु के मंत्र का जाप करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। गुरुवार को कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें और प्रतिदिन 27 बार इस मंत्र का जाप करें। यह जाप गुरु के अस्तकाल में गुरु की क्षीण ऊर्जा को पुनः सक्रिय करने का सबसे सशक्त उपाय माना जाता है। दूसरा कार्य, अध्ययन और ज्ञान अर्जन। गुरु ज्ञान के कारक हैं। अस्तकाल में उनकी शक्ति बाहर प्रकट नहीं होती, लेकिन भीतर ज्ञान अर्जन के लिए, आत्मिक अर्जन के लिए यह काल उत्तम काल है। जो पुस्तकें पढ़ी थी उन्हें पुनः पढ़िए, जो कोर्स अधूरे थे पूरे कीजिए, जो विद्या सीखनी थी अभी सीखिए। गुरु अस्तकाल में जो ज्ञान ग्रहण होता है वह अत्यंत गहरा और स्थायी होता है, क्योंकि यह ज्ञान शोर में नहीं, मौन में मिलता है। तीसरा, पुराने अधूरे कार्य पूरे करें। हालांकि नई शुरुआत नहीं करनी है, लेकिन जो कार्य भी आपके अभी तक अधूरे थे उन्हें पूरा करने का यह श्रेष्ठ काल है। पुरानी फाइल्स क्लियर करें, पुराने विवाद सुलझाएं, पुराने ऋण चुकाएं और पुरानी गलतियों को परिमार्जित करने का कार्य करें, क्योंकि गुरु अस्त जो होता है वो क्लियरिंग का काल होता है। जो पुराना हटेगा तो नए के लिए जगह बनेगी। चौथा,
कार्य है स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। गुरु जीव कारक हैं, जीवन शक्ति के प्रतीक हैं। गुरु के अस्तकाल में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर दबाव बनता है। इसीलिए इन 29 दिनों में पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम करें। लीवर और पाचन तंत्र गुरु के शरीर में कारक अंग हैं, इनका विशेष ध्यान रखें। पांचवा कार्य दान और सेवा। गुरु की कृपा पुनः प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है दान करना। पीली वस्तुओं का दान करें। हल्दी, बेसन, केले और पीले वस्त्र गुरुवार को किसी ब्राह्मण या विद्यार्थी को दान दें। गाय को हरा चारा खिलाएं। किसी गुरु या विद्यालय की सेवा करें। जो गुरु के अस्तकाल में दान करता है, गुरु के उदय होने के बाद उसे 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अब आते हैं बाजार पर गुरु के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सबसे सतर्क होकर के सुनने की बात है। अब बात करते हैं शेयर बाजार पर प्रभाव की, और यह वह भाग है जो हर निवेशक को ध्यान से सुनना चाहिए। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। गुरु बैंकिंग का, फाइनेंस का, एजुकेशन सेक्टर का कारक ग्रह है। गुरु के अस्तकाल में इन सेक्टर में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। बैंकिंग स्टॉक्स में कोई नकारात्मक समाचार आ सकता है। आरबीआई या सरकारी नीति में कोई अप्रत्याशित बदलाव आ सकता है। निफ्टी 50 में 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच बाजार में कन्फ्यूज्ड डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। एक दिन ऊपर, अगले दिन नीचे, लेकिन कोई ट्रेंड क्लियर नहीं होता है। ये रेंज बाउंड मार्केट का काल कहलाता है। अब आते हैं सोने पर। यह सबसे रोचक बिंदु है। एक और गुरु उच्च के हैं जो सोने के लिए बुलुस हैं, दूसरी ओर गुरु अस्त हैं जो अनसर्टेनिटी ला रहे हैं। इस दौरान सोने में अस्थायी कमजोरी या साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। और मेदिनी ज्योतिष की भाषा में कहें तो ये सबसे बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है 29 दिन के लिए। जो इन दिनों में बाइंग करेगा लोअर लेवल पर, उसको निश्चित ही बहुत शानदार रिटर्न मिलने की उम्मीद लग रही है ज्योतिष के अनुसार। लेकिन एक मुश्त बड़ा निवेश न करें, उसको टाल दें। सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट जारी रखें। हम आपको यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि हमारा यह वीडियो पूरी तरह मेदिनी ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह नहीं है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से, सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह के बाद ही निवेश करें। अब आते हैं क्रूड ऑयल और कमोडिटी मार्केट के विषय में। शनि मीन राशि में गंडांत में चल रहे हैं। राहु कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में है। मंगल अपनी राशि में है। गुरु अस्त के साथ यह त्रिकोण क्रूड ऑयल में वोलेटिलिटी और अचानक उछाल की संभावनाएं बना रहा है। तेल उत्पादक देशों में कोई बड़ी घटना इस दौरान 29 दिनों में हो सकती है। एफएनओ इन्वेस्टर्स के लिए विशेष है कि राहु पंचम भाव में है, स्पेकुलेशन का कारक है। गुरु अस्त है, ज्ञान और विवेक कमजोर हो जाएंगे। यह संयोग एफएनओ ट्रेडर्स के लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाला है। इस दौरान इम्पल्सिव ट्रेडिंग, बिना एनालिसिस के ऑप्शन बाइंग, पैनिक में पोजीशन क्लोज करना, ये सब गलतियां इस काल में बढ़ जाएंगी। निवेशकों के लिए एकमात्र सूत्र है, गुरु अस्त के दौरान रुको, देखो, समझो और गुरु के उदय होने के बाद चलो। मेदिनी ज्योतिष और राष्ट्रीय प्रभाव इस 29 दिनों में किस प्रकार के प्राप्त होंगे। अब देखते हैं मेदिनी जगत पर, राष्ट्र और विश्व पर गुरु का अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। मेदिनी ज्योतिष में न्यायपालिका, धर्म, शिक्षा और कूटनीति का ग्रह है। गुरु के अस्तकाल में इन क्षेत्रों में निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है। न्यायपालिका, न्यायिक निर्णयों में विलंब होगा। किसी बड़े मुकदमे में अनिर्णय की स्थिति बनेगी। हमारा अनुभव ये कहता है कि इस काल में अदालतों में जटिल और संवेदनशील मामलों में निर्णय लेना कठिन होता है। विधि के जानकार इस काल में नए मुकदमे दाखिल करने से बचें। शिक्षा और नीति।
शिक्षा नीति में कोई उलझन, विश्वविद्यालयों में कोई विवाद, परीक्षा परिणामों में देरी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति यानी गुरु कूटनीतिक वार्ताओं के कारक हैं। अस्तकाल में कोई महत्वपूर्ण संधि, वार्ता या अधूरी या स्थगित हो सकती है। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में किसी धार्मिक संस्था या धार्मिक नेता से जुड़ा हुआ कोई विवाद इस काल में निश्चित उभरने वाला है। यानी कि धर्म गुरुओं के लिए ये 29 दिन का काल अत्यंत गंभीर हो सकता है। विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? गुरु वैश्विक अर्थव्यवस्था के भी कारक हैं। अस्तकाल में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कोई नकारात्मक समाचार या अनिश्चितता आ सकती है। अमेरिका फेडरल रिजर्व का कोई निर्णय आ सकता है। यूरोपीय बाजार में उथल पुथल होगी या किसी बड़े देश में राजनीतिक अस्थिरता होगी। इन 29 दिनों में विश्व की नज़र रखें, क्योंकि गुरु अस्त वैश्विक विवेक की अस्थायी अनुपस्थिति है। तो गुरु जब उदय होगा 12 अगस्त को, 29 दिन का काल ये समाप्त होगा, तब क्या होगा? मेटल मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा समाचार है। जो लोग भी इस जो बाइंग विंडो बनी थी 29 दिन के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, तो देवगुरु बृहस्पति जैसे ही उदय होंगे, सूर्य की परिधि से बाहर निकलेंगे और आकाश में उनका प्रकाश फैलेगा, तो पहले से और अधिक तेजस्वी और चमकदार होंगे बृहस्पति। क्योंकि अंधेरे में जो छिपा था वह प्रकाश में आने के बाद और अधिक दीप्तिमान होता है। और गुरु उदय के बाद, जो कि वे अभी कर्क राशि में उच्च के रहेंगे 31 अक्टूबर तक, अर्थात 12 अगस्त से 31 अक्टूबर तक लगभग 2.5 महीने का समय, 80 दिन का समय, जब गुरु उच्च के होंगे, उदित गुरु होंगे, बलशाली गुरु होंगे, तो यह काल सर्वोत्तम काल मेटल के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। उम्मीद ये है कि जो टारगेट हिट किया था सोने ने, चांदी ने 29 जनवरी 2026 को, वह काल पुनः आने वाला है 31 अक्टूबर तक। इसीलिए जो विवाह टल रहे हैं 12 अगस्त के बाद करें, गृह विवाह प्रवेश 12 अगस्त के बाद करें, नया व्यापार शुरू करना है तो 12 अगस्त के बाद करें, जो बड़ा निवेश करना है तो 12 अगस्त के बाद करें, क्योंकि गुरु अस्त केवल एक पड़ाव है, तूफान से पहले की खामोशी है। और उस खामोशी में जो तैयारी करेगा वो तूफान के बाद सबसे आगे रहने वाला है। अंत में गुरु अस्तकाल के विशेष उपाय हैं। उपाय 1 है, प्रतिदिन सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम गुरुवे नमः मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। यह गुरु को सूर्य की शक्ति में भी जागृत रखता है। उपाय नंबर 2, गुरुवार को केले के पेड़ की जड़ में जल और हल्दी मिलाकर के सिंचन करें, पीला वस्त्र चढ़ाएं, ओम ब्रंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करें। उपाय नंबर 3, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। गुरु के अस्तकाल में भगवान विष्णु की उपासना गुरु की क्षीण शक्ति की क्षति पूर्ति करती है, क्योंकि गुरु विष्णु के उपासक हैं। उपचार नंबर 4, किसी गुरु या शिक्षक को या ब्राह्मण को गुरुवार को पीला भोजन कराएं, दाल, बेसन के लड्डू, केले इत्यादि प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। 5वां उपाय, इन 29 दिनों में प्रतिदिन रात को सोने से पहले अपने गुरु या किसी अपने पूज्य व्यक्ति का स्मरण करें, उनके चरणों में मानसिक रूप से प्रणाम करें। यह मानसिक गुरु भक्ति गुरु अस्तकाल में सबसे बड़ा कवच तैयार करती है मनुष्य के लिए, क्योंकि जब आकाश में गुरु का प्रकाश न हो तो हृदय में गुरु का प्रकाश जलाने से आदमी पर गुरु की कृपा होती है। तो मित्रों, 14 जुलाई से 12 अगस्त यानी 29 दिनों की यह यात्रा केवल प्रतीक्षा नहीं है, परिष्करण की है। जो रुकेगा वो बचेगा, जो सीखेगा वो बढ़ेगा, जो साधना करेगा वह गुरु के बाद उदय के बाद सर्वोच्च फल प्राप्त करेगा। सोने चांदी के लिए ये बहुत अच्छा समय ये बाइंग का है, और इसके बाद जो 80 दिन का समय है वो आपको 29 जनवरी जैसे परिणाम सोने, चांदी और कॉपर में दिलाने वाला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट में अपने गुरु को याद करते हुए जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।
चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे एक विनम्र निवेदन है, छोटा सा निवेदन है, हो सके तो चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि गुरु उदय की शुभ खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि यह जानकारी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं हूं आपका अमृत कलश। जय सिया राम। जय जय सिया राम।